हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो दोस्तों आज की डेट है 23 जनवरी ऑफ 2019 और यहां हम डिस्कस करते हो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी, दिस वीडियो इज गोना बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। लेफ्ट साइड पे पहला आर्टिकल यहाँ पे पॉलिटिकल नेचर तो ये वाला डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसके ठीक नीचे वाला जो आर्टिकल है ये काउ विजिलेंटिज्म के बारे में है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे काउ को लेके हम लोग काफी ज्यादा या इमोशनल हो जाते हैं, तो उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई है, उसके अलावा इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन सेंटर में जो आर्टिकल आया हुआ है ये आरबीआई की इक्विटी से रिलेटेड है। जैसे कि आप जानते हैं इवन नवंबर और दिसंबर के महीने में जब आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में इतनी टसल चल रही थी, वहां पे बोला ये जा रहा था कि जब आरबीआई के पास इतना सरप्लस जनरेट हुआ है उससे वो ट्रांसफर कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बाद ये आरबीआई की इक्विटी से क्या यहाँ पे टेंशन शुरू हुए हैं उसके बारे में भी यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जो आर्टिकल आया ये एलसीए तेजस के बारे में आया है। तो जैसे कि आप जानते हैं एलसीए तेजस को बनाने में हमने बहुत सारे साल लगाए हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पे हर टाइम हर डिकेड में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स वो चेंज होती रहती है, उसी तरीके से यहाँ पे आईएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे एचएएल को हर टाइम पे यहाँ पे चेंजेस के बारे में बताया कि कौन से हमें यहाँ पे फीचर्स चाहिए। तो इसी वजह से काफी ज्यादा टाइम लग गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे और भी डेवलपमेंट होने वाले हैं, तो कौन से वो डेवलपमेंट होंगे और कैसे हम लोग एक सिनर्जी बना सकते हैं एचएएल और आईएफ के बीच में, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। अब अगर दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो यहाँ पे जो प्री स्कूल लर्निंग की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो एसर रिपोर्ट रिलीज होती है उसमें काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। और हमने पिछले आर्टिकल्स में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो 8th स्टैंडर्ड के बच्चे वो 5th स्टैंडर्ड के यहाँ पे मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, इवन 5th स्टैंडर्ड के बच्चे जो है 2nd स्टैंडर्ड के टेक्स्ट पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम जो है तो उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और क्या अभी प्रेजेंट स्टैंडिंग है वो एसर रिपोर्ट में दिया जाता है। तो उसे भी यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके ठीक नेक्स्ट आर्टिकल जो यहाँ पे है ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्वच्छ भारत मिशन है काफी ज्यादा सक्सेसफुल है व्हेन इट कम्स टू दी ब्रिंग द बिहेवियरल चेंज। मतलब अगर आप यहाँ पे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि आप जाइए यहाँ पे जो टॉयलेट्स है वहां पे उसका इस्तेमाल कीजिए, ओपन डिफिकेशन फ्री को रिड्यूस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बिहेवियरल चेंज है काफी मुश्किल से आता है। और अगर मान लीजिए आ जाता है तो उसको यहाँ पे सस्टेन करने की भी एक बहुत बड़ी चैलेंजेस होते हैं, तो उनको कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। और यही जो पूरा स्कीम है दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी और स्कीम में इंप्लीमेंट करना है सेम बिहेवियरल चेंज, तो कैसे कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जो जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पे हम हर एक कंट्री को यहाँ डिस्कस करते हैं, तो आज की कंट्री का नाम है एंडोरा। तो एंडोरा दोस्तों आपका फ्रांस और स्पेन के बीच में मिला है, काफी छोटी सी कंट्री आप देखेंगे लैंडलॉक्ड है। उसी के साथ साथ दोस्तों इसकी जो कैपिटल है वो है एंडोरा ला वेला। उसी के साथ अगर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि बहुत ही छोटी सी कंट्री है, इसी वजह से यहाँ पे आपको कोई मेजर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपके पास 3 घंटे तो आप यहाँ तो फ्रांस से आ सकते हैं या फिर स्पेन भी जा सकते हैं, तो इतना आसान है। उसी के साथ अगर यहाँ पे डेमोग्राफिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 33% लोग ही नॉर्मल एंडोरियंस है, बाकी जितने भी लोग रहते हो या तो फ्रांस से या पोर्चुगल से या फिर स्पेन से हैं। अगर फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तो आप देखेंगे ये वेल कनेक्टेड है रिवर से, और सिर्फ एक ही एक्चुअली यहाँ पे मेन हाईवे जो एक्चुअली कनेक्ट करता है फ्रांस को यहाँ पे स्पेन के साथ। उसके बाद यहाँ पे जो रिवर सिस्टम है काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड है। अगर दोस्तों आप उसकी लोकेशन अगर यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो वो यूरोप में आता है। उसी के साथ साथ काफी छोटा सा कंट्री आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आपको फ्रांस नजर आएगा जो उसे टच करता है, उसी के साथ साथ स्पेन नजर आएगा, यहाँ पे आपको पोर्चुगल है, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखें मेटेरियल सी है यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए इंडोरा है ये काफी छोटी सी कंट्री है जिसका काफी ज्यादा इंफ्लुएंस है यहाँ पे फ्रांस का इवन स्पेन का। अब बात है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन ये कि बताइए कि यूनेस्को जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसने कौन सी सिटी को यहाँ पे वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर बोला है फॉर 2020। तो आपके पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, दुबई, रियो डी जेनेरियो, कोलालमपुर और जॉन्सबर्ग। तो बेसिकली इसका आंसर है दोस्तों रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है। अब यूनेस्को के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, इसका हेडक्वार्टर किधर है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा जो कि है फ्रांस की कैपिटल। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1945 में हुई थी। अब चलते दोस्तों सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आईएफ और एचएएल के बीच में जो सिनर्जी होनी चाहिए उसके बारे में। तो जो तेजस है दोस्तों एलसीए तेजस, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है जो हमने डेवलप किया है। तो ये एचएएल और अडा यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डेवलप किया है। अब इसकी शुरुआत है दोस्तों ये 1985 में हुई थी। तो इनिशियली दोस्तों यहाँ पे एयरफोर्स ने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने दी थी एज एन जो एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट थी उन्होंने दे दी थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा कि कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की जरूरत थी,
और कहीं ना कहीं जो डिले है दोस्तों ये इसलिए भी हुआ था क्योंकि आईएफ इसकी बार बार टेस्टिंग करता था, जो फ्लाइट टेस्टिंग में बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम नजर आई। और इवन आप जानते हैं कि यहाँ पे इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उससे क्या लर्निंग आ सकती है, तो उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बेसिकली नेशनल फ्लाइंग टेस्ट सेंटर में किया गया था, उसके बाद इसे इंक्लूड किया गया था एचएएल में, ताकि ये जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसको यहाँ पे एचएएल भी इंप्रूव कर सके। अगली बात दोस्तों करेंगे कि आईएफ का पूरा काम था यहाँ पे कंसल्टिंग का, लेकिन वो कोई भी चेंज नोटिस यहाँ पे इशू नहीं कर सकता था एचएएल को, वो सिर्फ रिकमेंड कर सकता था कि हमें ऐसे ऐसे सर्विसेज चाहिए और ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों आईएफ यहाँ पे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ पे जो एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट है उसमें कोई मेजर चेंज नहीं किया है, सिर्फ ये बताया है कि ये जो अगर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं हमारे रिसेंट टाइम्स में, तो उससे हम क्या लर्निंग ले सकते हैं और उसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर बात करेंगे 2011 की, तो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस मिल गया था मार्क 1 को। तेजस मार्क 1 जो है उसको इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस 2001 में मिला था और फाइनल मिल गया था 2013 में। लेकिन हमने देखा कि और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी से जो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ईजा रेडार का एक टेक्नोलॉजी है, बीवीआर मिसाइल है, ए टू एयर रिफ्यूलिंग का जो सिस्टम है ये एक्चुअली आ रहा है तेजस मार्क 1A में। तो उसको बनाने के लिए जो सिनर्जी की जरूरत है एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच में, तो काफी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी हमारे एक्विजिशन होते हैं उसमें काफी ज्यादा करप्शन चार्जेस भी लगते हैं, तो कोशिश यही है कि यहाँ पे इंडिजिनस जो डेवलपमेंट है उसे इतना पावरफुल बना दे कि हमें दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करने की जरूरत ना पड़े। अगला दोस्तों क्योंकि हम अड़ा के बारे में बात करें तो उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लीजिए। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी जो है ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही काम करती है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको बैंगलोर में मिलेगा, और ये इसकी जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी वो 1984 में की गई थी। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एचएएल की, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे बेंगलुरु में मिलेगा। इनकी जो चेयरमैन है वो है बेसिकली श्री आर माधवन। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है इक्विटी कितना होना चाहिए आरबीआई का। अब आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि इस वक्त जो इक्विटी टोटल एसेट में, तो उतनी 27% अभी आरबीआई के हाथ में है। अब इस इक्विटी के अंदर क्या क्या आता है, एक होता है दोस्तों पेड अप कैपिटल, एक होता है कंटीजेंसी फंड, एक होता है रिवैल्यूएशन कैपिटल और एक होता है एसेट डेवलपमेंट फंड। अब पेड अप कैपिटल वो अमाउंट होता है दोस्तों जो आपको किसी भी बैंक को शुरुआत करने के लिए चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई नया बैंक खोला है तो आपको उसको शुरुआत करने के लिए कम से कम 100 करोड़ चाहिए, तो वो बेसिकली आपका पेड अप कैपिटल बन जाता है जितना आपको पैसा मिला है। उसके बाद बात करते हैं कंटीजेंसी फंड, मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, तो कंटीजेंसी फंड में से वो पैसा आने वाला है। और अगर बात करेंगे रिवैल्यूएशन कैपिटल की, तो बेसिकली आप जानते हैं कि जो आरबीआई है उसके पास बहुत सारे यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उन्होंने गोल्ड में भी यहाँ पे स्टोर करके रखा है। अगर मान लीजिए कि जो रुपये की वैल्यू वो ऊपर नीचे होती है, तो जो गोल्ड हमारे पास है उसकी वैल्यू भी चेंज होगी एक्सचेंज रेट के हिसाब से, है ना। तो वही आता है पूरा रिवैल्यूएशन कैपिटल के अंतर्गत। अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करेंगे बाकी कंट्रीज की, तो वहां पे जो सेंट्रल बैंक होते हैं तो उनका जो इक्विटी में शेयर होता है वो काफी कम होता है, जबकि आरबीआई को 27% दिया गया है। अब एक और चीज आपको ये समझनी है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आरबीआई का क्योंकि यहाँ पे सरप्लस जनरेट हो गया तो उसको यहाँ पे वन टाइम यहाँ पे पेमेंट करके गवर्नमेंट को पे कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बारे में बताया गया है, तो इसका नाम जरूर याद रखिए, इसे कहते हैं वीएआर एनालिसिस, जिसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे एक परसेंटेज डिसाइड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे 27% लिखा गया है, उसी तरीके से यहाँ पे एक परसेंटेज डिसाइड किया जाता है जिसके बलबूते पे यही बोला जाता है कि अगर मान लीजिए 30% है, तो अगर आपके पास 30% इक्विटी है तो आप कोई भी नेगेटिव शॉक को विथस्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसे एक परसेंटेज वैल्यू को यहाँ पे इवॉल्व करने की बात की जा रही है। और उसी के संदर्भ में ये भी बोला जा रहा है कि आरबीआई तो गवर्नमेंट के अंदर ही काम करता है, तो फिर आरबीआई ट्रांसफर क्यों करे मनी को यहाँ पे गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों एक और चीज ये समझनी है कि गवर्नमेंट पूरा यहाँ पे कंट्रोल इसलिए नहीं ले सकता है क्योंकि आरबीआई एक बहुत ही एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहां पे मार्केट उस पर बिलीव करता है। अगर मान लीजिए सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, तो जैसे जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी साल बाई साल, तो उसी तरीके से क्या होगा, लोगों की जो फेथ है इस इंस्टीट्यूशन पे वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इसी वजह से कोशिश ये करनी है कि जो पूरा आरबीआई का इंस्टीट्यूशन है इसे गवर्नमेंट के रेगुलेशन थोड़ा सा दूर रखने की जरूरत है। अगली बात दोस्तों ये करेंगे कि आरबीआई दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, जो हम जानते हैं रेपो रेट है, तो उसको कंट्रोल करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई के पास आती है। अगर आप यहाँ पे उनका इक्विटी छीन लेते हैं, तो बेसिकली अगर उनको कोई भी पॉलिसी चेंज लाना होगा तो उन्हें गवर्नमेंट की यहाँ पे सबसे पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी फिस्कल पॉलिसीज है, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। तो कोशिश दोस्तों यही रहेगी कि आरबीआई और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में जितनी भी इनइक्वालिटी है व्हेन इट कम्स टू द इक्विटी, या फिर मान लीजिए या जो सरप्लस के बारे में बात कर रहे थे, उसको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए उन्हें अच्छे से डिस्कशन करने की जरूरत है। और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बाकी कंट्रीज में अवेलेबल है उनसे भी सीख सकते हैं हम लोग।
अगला दोस्तों हम बात करेंगे एसर रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, इसमें जितना भी डेटा आता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और आप किसी भी एग्जाम में या फिर मान लीजिए किसी भी लेक्चरेट में से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसर रिपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अब इसमें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा अभी हम पढ़ने वाले हैं प्री स्कूल के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे बच्चे हैं, तो उन सबको आप एक ही मतलब स्केल पे नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि हर जो स्टेट है उसकी अलग ही प्रॉब्लम है। तो उसी में बोला जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा कि वन साइज फिट ऑल पॉलिसी लेकर आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक और एजुकेशन पॉलिसी है दोस्तों, जिसके अंतर्गत नेशनल पॉलिसी ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी एज अगर 6 से कम है तो आपको प्री स्कूल में भेजा जाता है, जैसे कि मान लीजिए एलकेजी हो सकता है, यूकेजी हो सकता है, ताकि आपको एक जो फंडामेंटल जो फाउंडेशन है वो मिल जाए, जिसके बाद अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में एडमिशन लेते हैं तो आपको काफी आसानी से आप यहाँ पे सीख सकते हैं। अब उसी के संदर्भ में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत जितना भी प्री स्कूल के लिए हमें यहाँ पे नॉलेज की जरूरत है, जो बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, तो उसके लिए एक स्कीम है जो इंप्लीमेंट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब आपको पता है दोस्तों कि अगर प्री स्कूल की बात करते हो तो इंडिया में दो ऐसे सेक्टर्स है। एक है दोस्तों आंगनवाड़ी, जो कि यहाँ पे मेंटेन की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। अब हमारी कंट्री में दोस्तों इतने सारे आंगनवाड़ी है, लेकिन उसमें यहाँ पे कोई भी यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यहाँ पे अगर बात करेंगे जो यहाँ पे टीचर्स आके पढ़ाते हैं तो वो भी इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो जो इनिशियल जो एजेस होती है किसी भी बच्चे की लाइफ में, तो वो एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आगे जाके वो बच्चा क्या क्या करने वाला है। जो इनिशियल ब्रेन की डेवलपमेंट वो इसी एज में होती है। तो जरूरत ये है कि गवर्नमेंट को उसी एज में यहाँ पे नर्चर करना शुरू करना है। अब अगला जो सेक्टर है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर बाहर आ गए, जो यहाँ पे जो किंडरगार्टन की जो सर्विसेज है ये प्रोवाइड करने लगे हैं। लेकिन आरटी जो कि है राइट टू एजुकेशन, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि एनरोलमेंट इन फॉर्मल स्कूल शुड बी बिगिन एट एज ऑफ 6, मतलब जब आप 6 साल के हो जाएंगे तभी आपको यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में डाला जाता है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे यहाँ पे, तो गुजरात इवन यूपी में ऐसी बहुत सी सिचुएशन है जहां आपको एट द एज ऑफ 4 में यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल दिया जाता है। तो ये कहीं पे आप देखेंगे जो यूनिफॉर्मिटी है थोड़ी सी हर्ट हो जाती है। अब प्रॉब्लम दोस्तों ये होती है कि जो आप यहाँ यंगर एज में बच्चों को भेज देते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड में वो इतना कोप अप नहीं कर पाते हैं। और आप बात करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम के हमारे कंट्री में, अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा अमाउंट ऑफ आपके अंदर जो नॉलेज है वो थोड़ा सा इंप्रूव है, तभी आपको यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। अब आपको समझना ये है कि अगर आप राइट एज में राइट जो एजुकेशन अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो उनके लिए भी जो ब्रेन डेवलपमेंट है और जो मेच्योरिटी जो आनी चाहिए वो धीरे धीरे आ पाती है। एक और बात दोस्तों यहाँ पे एक और चीज ये बोली जा रही है कि जो रिपोर्ट है दोस्तों इसमें जो एसएसए है यानी कि समग्र शिक्षा अभियान, उसके बारे में काफी अच्छी बातें बोली जा रही है कि एक हेड स्टार्ट तो दे रहा है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है हर स्टेट में। क्योंकि हर स्टेट में अगर मान लीजिए अगर केरला की बात करेंगे तो केरला में हमें जो यहाँ पे एसएससी की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पे जो मान लीजिए 8 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड के बीच में या कैसे डेवलपमेंट प्रोवाइड करनी है, क्वालिटी कैसे प्रोवाइड करनी है। तो वो एक डिफरेंसेस रहेंगे हमेशा, जिसे गवर्नमेंट को समझने की जरूरत है। और हमेशा दोस्तों अगर हमें इवैल्यूएट करना है परफॉर्मेंस को तो हमेशा आउटपुट देखने की जरूरत है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम दोस्तों की अगर 8 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड की जब रिजल्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं वेरिएंस आ जाता है हमें। अब उसे मेंटेन कैसे करना है उस पर अभी भी सोल्यूशन देना बाकी है, जैसे कि सीसी का जो सिस्टम है उसे रिफॉर्म करने की जरूरत है। इंप्लीमेंटेशन में कैसे चैलेंजेस है, अगर वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाते हैं तो जो आउटपुट है वो धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू करेगा। अगला आर्टिकल 220 के लिए यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में है। तो ये जो मिशन है दोस्तों एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये पहली बार है दोस्तों कि जब यहाँ पे रिपब्लिक डे की जब यहाँ पे स्पीच हो रही थी तब उन्होंने यहाँ पे डिग्निटी ऑफ वुमेन स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात की है। और आपको पता होगा यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है इस आर्टिकल में डाइविंग का जो पूरा प्रिंसिपल होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जब एक बंदा डाइव करता है तो उसको यहाँ पे पॉइंट्स दिए जाते हैं। उस पॉइंट्स को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, जिसमें आपका हर एक एक्ट जो अगर मान लीजिए समरसॉल्ट मार रहे तो उस पर एक पॉइंट होता है, फिर जज उसे एक मार्क्स देता है तो उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। उसी तरीके से बोला जा रहा है कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें कौन कौन सी डिफिकल्टी हमें देखने को मिली थी। पहली डिफिकल्टी थी दोस्तों बिहेवियरल चेंज, कैसे लाएंगे आप बिहेवियरल चेंज को, और अगर मान लीजिए अगर लेकर आ भी गए तो उसे कैसे सस्टेन कर पाएंगे। तो ये दो बेसिकल डिफिकल्टीज थी। अब इसे इवेल्युएट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे स्केल लगाए हुए थे। सबसे पहले डिफिकल्टी उन्होंने ये फेस की कि इतने सारे लोगों को यहाँ पे कैसे केटर करेंगे, तो स्केल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे स्पीड की कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानेंगे कि यहाँ पे 2014 से लेकर 19 तक का ही टाइम पीरियड है, तो आपको काफी तेजी से काम करने की जरूरत है।
उसके बाद स्टिग्मा की बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे जो लोग हैं ये एक्चुअली ओपन डिफिकेशन जो यहाँ पे करते थे, तो उनको कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा अप्रोच था कि यहाँ पे क्यों बनाना है टॉयलेट, क्यों यहाँ पे इतना खर्चा करना है। तो जो पूरा स्टिग्मा अटैच था, तो उसे रिड्यूस करने के लिए जो गवर्नमेंट है, जो नॉर्मल जो वर्कर्स है, उनके काफी ज्यादा काम करना पड़ा था। उसके बाद बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपने इतने सारे टॉयलेट बना दिए, काफी अच्छी बात है, लोगों के घरों में अब टॉयलेट्स आ गए, अब उनको यूज करने के लिए भी बोल दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसे कितने सालों तक सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। उसके बाद दोस्तों इस एंड में आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि काफी अच्छे से इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है, पीपल पार्टिसिपेशन था, उसी के साथ बिहेवियरल चेंज को भी इंप्लीमेंट किया गया है। तो वही सारी चीजों को हम बाकी स्कीम्स में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में ऐसा टेम्पलेट यूज करने की बात की जा रही है इस पर्टिकुलर स्कीम को। अब चलते दोस्तों, आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए वो कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी है जिसको यहाँ पे फर्स्ट राउंड द क्लॉक यहाँ पे एनिमल हेल्थ केयर सर्विस की शुरुआत की गई है अंडर द एनिमल हेल्थ वेलफेयर पॉलिसी। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, दमन एंड दीव, दिल्ली एंड पंजाब। तो ये बेसिकली ऐसी पहली स्टेट यूनियन टेरिटरी है जिसमें स्पेसिफिकली फॉर एनिमल और हेल्थ वेलफेयर के लिए यहाँ पे एक नया यहाँ पे एक पूरा सर्विस सेंटर खोला गया है। तो ये शुरू किया गया दोस्तों दिल्ली में। अगला दोस्तों पेज वन पे चलेंगे, यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ऑफ 2016 जो है उसी के बारे में कंट्रोवर्सी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो पूरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ये एक्चुअली बाईपास कर रहा है एनआरसी को। और इवन अगर आप सोचेंगे थोड़ी देर और कि जो पूरे बिल में कोशिश ये की गई है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मुस्लिम या एथिस्ट या ज्यू को छोड़ के अगर किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं और अगर आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं नेचुरलाइजेशन का जो प्रोसेस काफी आसान हो जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पे पूरा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जो बिल है ये लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी इस पर डिस्कशन होना बाकी है। और अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगला दोस्तों एक्सप्लेन पे जो बताया जा रहा है कि जो धारावी है जो कि जो पूरा एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम एरिया है, तो उसे रीडिफाइन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब भी इलेक्शन आते हैं यहाँ पे हर बार यही बोला जाता है कि धारावी का जो स्लम है इसे रिफॉर्म करेंगे, यहाँ पे नए नए जो एक इकोनॉमिक क्लब बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये दोस्तों की इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस बहुत रहते हैं, क्योंकि अगर आप बात करें हम पूरे एशिया के सबसे बड़े स्लम की, अब इसमें दोस्तों अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आपको बहुत सारे जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स उनसे बात करने की जरूरत है। उसके बाद जो फाइनेंसिस की जरूरत है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये जो हमारा सपना है कि धारावी को हम यहाँ पे कमर्शियल हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जो चैलेंजेस आने वाले उसके बारे में अभी भी गवर्नमेंट ने नहीं सोचा है। यहाँ पे यूजुअली हर इलेक्शन से पहले ये जो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश रिलेटेड यहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों भावांतर भुगतान योजना। ये काफी ज्यादा न्यूज में था, जिसके अंतर्गत अगर मान लीजिए एमएसपी 10 रुपए अगर डिसाइड किया और अगर आप बेच रहे हैं 8 रुपए में, तो जो डिफरेंस है 2 रुपए का वो एक्चुअली गवर्नमेंट पे करेगा। तो ये पूरे स्कीम का यहाँ पे मेन मोटा था। लेकिन अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है उन्होंने डिसाइड किया कि इस पूरे स्कीम को स्क्रैप करेंगे और एक रिन्यूड स्कीम लेकर आएंगे अंडर डिफरेंट नेम। लेकिन आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि आप एक ही स्कीम को इंप्लीमेंट कीजिए, आप अगर नेम चेंज करें तो उससे स्कीम के अंतर्गत कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ये कुछ चीजें जो हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि असली प्रॉब्लम हमेशा दोस्तों इंप्लीमेंटेशन में रहती है, आप कितनी भी स्कीम लेकर आइए। अगला दोस्तों आपके लिए सवाल ये कि बताइए कि वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी ऑफ 2018 और 23 को यहाँ पे एक बूस्ट देने की बात की गई है बाई 2023। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ये जो पूरा सिस्टम है दोस्तों यहाँ पे स्टार्टअप को बूस्ट देने का, ये यहाँ पे शुरुआत किया गया तमिलनाडु में। और दूसरा दोस्तों वर्ल्ड न्यूज में ये कि यहाँ पे जो एक जो टर्किश और इंडिया के जो क्रू थी, तो उनमें यहाँ पे आग लग गई थी नियर द रशियन कोस्ट, तो उसी के बारे में यहाँ पे पूरा न्यूज में आया है। उसके बाद दोस्तों अगर इकोनॉमी में जाएंगे तो यहाँ पे आरबीआई को यहाँ पे बोला गया था, रिकमेंड किया गया था कि जो पेमेंट का पूरा जो पावर है ये एक अलग से बॉडी को दे देना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो पेमेंट है ये पूरा जो सिस्टम है ये आरबीआई ही कंट्रोल करता आ रहा है। अब पेमेंट में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे फोन पे है, इतने सारे जो सर्विसेज आ गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा था कि जो पूरा पेमेंट का रेगुलेशन है उसे शायद एक अलग बॉडी को करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आरबीआई की जो पूरी पावर है कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए आरबीआई हमेशा बोलता है कि जो पेमेंट है वो बेसिकली पूरे बैंकिंग का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आप देखेंगे कभी भी ऐसी रिकमेंडेशन आती है तो आरबीआई कोशिश ये करता है कि सारी पावर को अपने पास से रिटेन करने की कोशिश करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पावर डाइल्यूट हो जाता है तो इंपॉर्टेंस भी इस इंस्टीट्यूशन की धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। अगला दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बताइए कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट जो कि रिसेंटली गांधीनगर में हुई थी, तो उसकी यहाँ पे थीम क्या थी। तो आपके पास बेसिकली चार ऑप्शन है, टुवर्ड्स अ बेटर इंडिया, शेपिंग अ न्यू इंडिया, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट और डिजिटल इंडिया। तो इसका दोस्तों आंसर है शेपिंग अ न्यू इंडिया।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।